ये आपका ये कलर चलेगा, ये सही है, ये कलर सही है। देखिए, देखो बाबू, अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है वह हमारा एक प्रकार से ड्राफ्ट है। क्या है ये? हमारा ड्राफ्ट है। और ये ड्राफ्ट किस चीज का है? फाउंडेशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। देखो, घर हम जब बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैप बनवाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पिलर देते हैं, वहीं पर किचन बनाते हैं, वहीं वॉशरूम, वहीं पर डाइनिंग रूम, ये सब कुछ बनाते हैं। सेम उसी तरीके से संविधान लिखने से पहले हम लोगों ने क्या तैयार किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था। इसी ड्राफ्ट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। आगे यहाँ पे देखते हुए चलिए कि प्रियम्बल फर्स्ट टू बिगिन, सबसे पहले जो है प्रियम्बल कहाँ पे, कौन सा देश के संविधान में लिखा गया था? तो वह हमारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहां से भी नोट्स बना लीजिएगा। और सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। कल मैंने बताया था कि प्रियम्बल जो है प्रीफेस है और इंट्रोडक्शन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे क्या बोलता है? ये समरी भी तो है, ये पूरा का पूरा सारांश भी है और एसेंस भी है बाबू, किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे क्या बोलता है? एन ए पालकी वाला, नानी पालकी वाला, है ना, यही लिखे हुए नानी पालकी वाला, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हमारा क्या? आइडेंटिटी कार्ड है। और एन ए पालकी वाला क्या है? अपने आप में इमिनेंट ज्यूरिस्ट है। इमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर बहुत विद्वान। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है विधि को जानने वाला, ठीक है। जूरी मतलब होता है विधि को जानने वाले, ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट व्यक्ति भी है, कौन? एन ए पालकी वाला। और एन ए पालकी वाला ही केशवानंद भारती के वकील थे, ठीक है। यहां तक आगे देखते चलिए, क्या बोलता है कि प्रियम्बल इज बेस्ड। आखिर जो हमारा प्रियम्बल जो है बाबू, वो किस पर आधारित है? वो आधारित है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर। किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर आधारित है। प्रियम्बल हमारा इस पर आधारित है। आप मान लीजिए 1 तारीख को शपथ लेते हो, तो 1 तारीख को आप जो पूरा का पूरा सोचते हो कि 26 में पूरा करेंगे, 25 में करेंगे, वो एक दिन जो आप शपथ लिए उसी पर तो आधारित पूरा आपका 1 साल रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किस पर आधारित है बाबू? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर आधारित है। प्रियम्बल वाज ड्राफ्टेड, ये ड्राफ्टेड किनके द्वारा किया गया? और मूव्ड लिखा हुआ, मूव्ड का मतलब लाया गया। किनके द्वारा लाया गया? तो पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को लाया गया, यानी प्रेजेंट किया गया। कितना तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग 9 तारीख को हुआ था, 2-3 दिन के बाद लाया गया। कहां पे? संविधान सभा के पास। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास। किसके पास लाया गया बाबू? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास में। ऑनलाइन वाले दिख रहा है, एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखते चलिए क्या बोला गया। फिर जब लाया गया तो उसी दिन तो एडॉप्ट नहीं कर लिया गया होगा बाबू। क्यों नहीं किया होगा? मान लीजिए हो सकता है उसमें बहस हो, सभी लोग बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आपने लेकर के आए। मान लीजिए आप घर का बनवाते हो नक्शा, तो नक्शा में बाबूजी ने सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है मम्मी या सिस्टर ना सेलेक्ट करे, तो क्या करते हैं, एक बार सर्वसम्मति से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि किचन इधर ही रहना चाहिए, घर का बेडरूम इधर रहना चाहिए, वॉशरूम इधर रहना चाहिए, सब कुछ एक बार मिल मिला करके देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सर्वसम्मति से पारित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। उसके बाद बोलते हैं कि अब ठेकेदार को खोजिए और दे दीजिए ठेका में कि काम करवाना या फिर देख रेख में करवाइए, यही होता है। अब यहाँ पे वही बात कहा गया कि 13 तारीख को लाया गया और 12 जनवरी 1947, कब बाबू? 12 जनवरी 1947, याद रखिए। सॉरी 22 लिखा हुआ, 22 ही है, 12 में बोल दे रहा हूँ, 22 है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया? एडॉप्ट कर लिया गया, यानी एक्सेप्ट। हाँ बोलो क्या बाबू? हाँ तो स्वीकृत, यानी उसी दिन तो हुआ, उसके बाद हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए। अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे तो हम लोग लाए थे, मूव करके लाए थे, टेबल टॉक हुआ, बातें हुआ, उसके बाद फाइनली हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड। अब बात होता है कि क्या सर जो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होता है बाबू? वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर के हमारा कहां तक? ये हमारा आता है यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि क्या हमारा प्रियम्बल जो है यहां से लेकर के यहां तक, क्या आज तक एक बार भी हमारा प्रियम्बल में संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस। कितना बार हुआ है? एक बार, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कब हुआ है ये? कब हुआ है? 42वां संविधान
संशोधन से हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रियम्बल है बाबू, क्या प्रियम्बल जो है वह हमारा अमेंड हुआ है, और अमेंड जो हुआ है वह कब हुआ है? प्रियम्बल हमारा एक बार अमेंड हुआ है, कब? वंस। और अमेंड का मतलब होता है कि वंस अमेंड, है ना। अमेंड का मतलब क्या बताए थे आप लोगों को? या तो चीजें जोड़ा जाएगा बाबू, या फिर रिपील किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिपील। इसका मतलब डिलीट बोलते हैं, ये किया जाएगा, या फिर ऑल्टर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑल्टर यानी चेंज किया जाएगा। तो यहां पर एक बार हुआ है अमेंडमेंट, तो इसमें ऐड किया गया है। क्या किया गया है बाबू? ऐड किया गया है शब्दों को। और वह संविधान संशोधन कौन सा था रूबी? देखो बाबू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक संविधान संशोधन। अंग्रेजी में पहले लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कितना में? 1976 में। और इसी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसी को किसको? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया लघु संविधान, छोटा संविधान। किसको बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया था? 3 वर्ड जोड़ा गया है। कितना वर्ड बाबू? 3 वर्ड्स। याद रखिएगा, कितना वर्ड्स? 3 वर्ड्स को ऐड किया गया है। और ये 3 वर्ड्स हमारा कौन कौन सा है, यहां पे देखते हुए चलें। एक सेकेंड, तीन वर्ड जोड़ा गया है। और 3 वर्ड में पहला वर्ड हमारा इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, SSI। क्या याद रखोगे बाबू? SSI। एस का मतलब है यहाँ पे सोशलिस्ट। क्या है बाबू? सोशलिस्ट है। क्या नाम है इसका? सोशलिस्ट वर्ड जो जोड़ा गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे है लिखा हुआ, सेकुलर वर्ड है। ये 2 वर्ड और एक यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रिटी, ठीक है ना। ये 3 वर्ड जोड़ा गया है। पहला कौन सा वर्ड हो गया? एस से सोशलिस्ट। दूसरा में हमारा क्या है? सेकुलर। क्या है बाबू? सेकुलर। ये 2 वर्ड हो गया। इसका मतलब समाजवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? समाजवादी। ठीक है। दूसरा में है पंथ निरपेक्ष वर्ड। कौन सा वर्ड? पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया है। और तीसरा में जो हमारा है वह है हमारा, तीसरा में उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी देखो कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। क्या होता है बाबू? अखंडता। क्या होता है? अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़ा गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत के प्रियम्बल, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन? एक बार हुआ है। वह साल कौन सा था? 1976। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्या पूछा जा सकता है आपसे, समझिएगा। यहाँ पे गौर से सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट पेज करके समझाता हूं। अच्छा, लिख लिए थे? नहीं लिखे थे? अब आएगा इधर से। ओ, अब चलो, चला गया। बैक कर दूं? यहां से नहीं आ रहा है। कहां से होगा? यहां से। हाँ देखो, आ गया। ठीक है, ये हो गया बाबू यहां तक। अब यहां से आगे की ओर चलते हैं हम लोग, और आगे की ओर क्या हम लोग देखते हैं, समझते हुए चलिए। 3 वर्ड जोड़ा गया। अब आगे की ओर चलते हैं और यहां समझते हैं कि जब कभी भी अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि 1975 में हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द नहीं थे, तो आपको याद रहेगा सोशलिस्ट, सेकुलर और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं थे। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कितने वर्ड्स ऐड किए गए हैं? 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एंड 3 वर्ड्स वर एडेड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यहां तक क्लियर हो गया था कल तक हम लोग बात। आप लोगों को कुछ मसाला वाला एग्जांपल हम दिए थे कि हम लोग जब भी खाना बनाते हैं तो मसाला का यूज करते हैं ना बाबू। तो मसाला में सबसे मेन मसाला के रूप में हम लोग जानते हैं हल्दी।
हल्दी को नहीं देंगे तब तक खाना का मसाला पता ही नहीं चलता कि यूज है या नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखे थे कि भारतीय संविधान का सोर्स देखे थे। क्या देखे थे बाबू कल? सोर्सेस देखे थे। और सोर्सेस क्या है हमारा? वी द पीपल। क्या है? वी द पीपल। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग ही मेन सोर्स हैं किसका? भारतीय संविधान का। ठीक है। दूसरा में हम लोगों ने क्या देखा था? नेचर के बारे में। किसके बारे में देखा था बाबू? नेचर के बारे में। नेचर में हम लोगों ने क्या देखा था? SSDR देखा था। क्या देखा था? SSDR। इसका फुल फॉर्म क्या था? सॉवरेन यानी संप्रभु, समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी, और यहाँ पे रिपब्लिक यानी गणतंत्र। इसका मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान का, भारत का, गवर्नमेंट का, नेशन का कैसा नेचर है, कैसा फीचर है बाबू? इस तरह का है। SSDR याद रखिएगा। और आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए कि SDR लिखा हुआ और SS लिखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन रहेगा, बी में रहेगा आपका DR पहले लिख दिया है, SS लिखा हुआ है, सी में रहेगा आपका SRDSS रहेगा, और एक जगह पे मान लीजिए डी में ऑप्शन रहेगा SSDR। तो बताइए ये सही सीक्वेंस कौन सा है? SSDR है बाबू। तो ये सवाल पूछा भी गया है, याद रखिएगा। ये सीक्वेंस है। आपको लगेगा सर ये पांचों शब्द तो है ही, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग की तरह कैसे लग रहा है? सही आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसलिए सीक्वेंस को भी याद रखते हुए चलना है। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का? अब आगे चलें। SSDR देखो बाबू, एस का मतलब हो गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यहां पर देखो लिखा हुआ है सॉवरेन। कल समझाए थे सॉवरेन का मतलब, संप्रभु का मतलब खुद का ऑनर होना, खुद का मालिक होना, है ना, संप्रभु। नेक्स्ट में बताए थे सोशलिस्ट मतलब समाजवाद होना, सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और चौथा वर्ड में है हमारा डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, और पांचवा वर्ड में हमारा है रिपब्लिक। यही 5 नेचर है जो हमारे संविधान का नेचर को बताता है, कैसा प्रकृति है वो बताता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, अपने सिटीजन्स को वो क्या सिक्योर करना चाहता है? सिक्योर का मतलब बनाए रखना, संरक्षण करना। क्या देना चाहता है संविधान? ये भी बात यहाँ पे कहता है। क्या कहता है समझते हुए चलिए, संविधान आखिर क्या देना चाहता है हमें? हम लोग बाबू एक बात बताइए, संविधान तो लिखे, अब संविधान लिखने के बाद हम लोगों ने 2 चीजें को देखा। क्या देखा बाबू? एक तो हम लोगों ने सोर्सेस को देखा, दूसरा में हम लोग नेचर को देखा। अब मान लो कि आप घर का बेटा हो, घर का बेटी हो, आपका नेचर भी अच्छा है, आपका जो सोर्स है वो घर वाले हैं, सब कुछ हो गया। तो अब आपका उद्देश्य क्या है? आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाएगा कि चलो आप ठीक ठाक हो तो आपका अब आगे चल करके फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो घर के लिए, पूछा जाएगा। तो अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नहीं? आपका उद्देश्य पूछा जाएगा कि नहीं? कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप किसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है? संविधान का। और संविधान का परिचय पत्र क्या है हमारा? प्रियम्बल है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्रस्तावना का उद्देशिका, इसका मतलब बोल सकते हैं कि उद्देशिका का उद्देश्य, बोल सकते हैं ना। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है भाई? तो यहाँ पे बात कहता है कि हमारा जो रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करने का। क्या करने का बाबू? सिक्योर करने का। क्या सिक्योर करने का? तो लोगों के प्रति, इट्स सिटीजन, इट्स सिटीजन का मतलब है कि अपने नागरिक के प्रति क्या करने का? तो ये बोलता है कि सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। पहला बोलता है जस्टिस। क्या सिक्योर करेंगे बाबू? जस्टिस को सिक्योर करेंगे। किस चीज को? जस्टिस को सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि कैसे हम इन लोगों को क्या देंगे। तो यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव हम 4 इंग्रेडिएंट्स बताए थे कल, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट्स में क्या हुआ बाबू? सोर्स हुआ, दूसरा में क्या हुआ? नेचर हुआ, तीसरा में ऑब्जेक्टिव हुआ, चौथा में आगे बात करेंगे। तो यहां पे पहला में क्या ये देना चाहता है बाबू? जस्टिस देना चाहता है। क्या देना चाहता है? बोलते चलो, जस्टिस। क्या देना चाहता है बाबू? ये जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है बाबू? न्याय होता है। तुम लोग को बाबू बाबू बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ध्यान से, ठीक है। बाबू नहीं, तुम लोग बच्चे, तुम लोग ठीक है, बाबू 11th पास किए होगी,
जस्टिस का मतलब क्या हुआ, न्याय। अब न्याय किस तरीके का देना चाहता है संविधान, किस तरह का न्याय को सिक्योर करना चाहता है, तो पहला यहां पे बोलता है सोशल, क्या बोलता है बाबू, सोशल जस्टिस हम पहले इंश्योर करेंगे। उसके बाद बोलता है क्या, इकोनॉमिक, क्या बोलता है बाबू, इकोनॉमिकल, क्या है लिखा हुआ यहां पे देखिए, किधर गया, सिक्योर करने का मतलब यहां पे ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है बाबू। उसके बाद तीसरा में क्या बोलता है, पॉलिटिकल, क्या बोलता है, पॉलिटिकल। अब ये तीन न्याय है बाबू, कौन कौन सा न्याय, जस्टिस फॉर सोशल, जस्टिस फॉर इकोनॉमिक, जस्टिस फॉर पॉलिटिकल। इसको समझ लीजिए, थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं, समझना। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जे को कॉमन मैथ्स की तरह से, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस ई और पी लिख सकते हैं बाबू, सेप लिख सकते हैं, मतलब जस्टिस फॉर सोशल, जस्टिस फॉर इकोनॉमिक और जस्टिस फॉर पॉलिटिकल। कोई दिक्कत, और ये सीक्वेंस भी याद रखना, सेप, पहले पी मत लिख देना, फिर एस पी मत लिख देना पहले, ठीक है, समझ में आया। तो ये सेप याद रखना। अब सर एक बात बताइए मुझे कि कैसे हम लोग जस्टिस को इंश्योर करेंगे, जस्टिस तो इंश्योर करने की बात कर रहा है, सिक्योर करने की बात कर रहा है, तो सामाजिक न्याय को अगर सिक्योर करना है बाबू, समाज में एक जैसा लोगों को रखना है, तो हमारे पास कौन कौन सा व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी हम इस प्रियम्बल के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर ड्राफ्ट में लिखना शुरू करेंगे। तो याद कीजिएगा, संविधान का हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या कहता है कि सामाजिक न्याय में जब हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 15 क्या करता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ क्या करना है, आर्टिकल 14 के अंदर समानता का बात करना है सोसाइटी में, किसी के साथ क्या छुआछूत का बात करने का बात करता है क्या, नहीं, नहीं करता है ना। 16 में क्या करता है कि जब कभी भी अगर इंप्लॉयमेंट आए तो सभी के लिए बराबर हो समाज में, तो हमें सोशल जस्टिस को बनाने के लिए क्या ये सब आर्टिकल मजबूती प्रदान कर रहा है, कर रहा है ना। तो इस तरह से हमारा क्या इंश्योर होता है, क्या सिक्योर होता है, सोशल जस्टिस। समझ में आया कुछ, सोशल जस्टिस इंश्योर होता है। अब आप लोगों को यह बात पूछा जा सकता है सवाल में कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए एक दो आर्टिकल्स बताइए, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड आपने बता दिया, तो आइडेंटिटी कार्ड में जो बातें लिखा हुआ है इसका मतलब वो सारा एसेंस तो होगा ना आगे चल करके चैप्टर में, तो ये आप बता देंगे। अब आ जाइए इकोनॉमिक, क्या बाबू, इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे इंश्योर करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर देश में 10 एकड़ जमीन है, कितना एकड़ जमीन है बाबू, 10 एकड़ जमीन है, और 10 एकड़ जमीन को एक आदमी, कितना आदमी, एक आदमी 9 एकड़ जमीन रख ले, कितना एकड़ बाबू, 9 एकड़ जमीन रख ले, और 99 लोगों के पास कितना एकड़ जमीन बचेगा, 1 एकड़ जमीन बचेगा। अब बताओ कि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ मार्केट वैल्यू हो। क्या जमीन का मार्केट वैल्यू है या नहीं, रोड का मार्केट वैल्यू है कि नहीं, तो सभी ये इकोनॉमिक है या नहीं। तो कहने का मतलब क्या, ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है कि अगर 10 एकड़ जमीन है तो एक आदमी कितना एकड़ रख लिया, 9 एकड़, और एक व्यक्ति जो है, 9 व्यक्ति जो है वो 1 एकड़ में रहेगा। एक एग्जांपल और आप समझिए कि सपोज कीजिए कि देश में 100 रुपया पैसा छपा, और रहने वाले इंडिया में भी 100 लोग हैं, कितने लोग हैं बाबू, 100 लोग हैं। अब यहाँ पे पैसा का मतलब इकोनॉमी। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास अगर 99 रुपया है और 99 लोगों के पास 1 रुपया है, तो बताइए ये इकोनॉमी का बंटवारा सही है क्या। आप हवाला दोगे कि सर हम बहुत मेहनत किए सर, इसलिए हम 99 रुपया रखेंगे, और सब लोग बेरोजगार था इसलिए हम उन लोगों को पैसा नहीं देंगे। तो तुम हो सरकार, और सरकार का मतलब होता है वेलफेयर, क्या होता है बाबू, वेलफेयर, और स्टेट का मतलब होता है नेशन। तो सरकार का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, क्या होता है, वेलफेयर स्टेट। अब जो बेरोजगार है उसको काम दीजिए, क्यों एक जगह पे पैसा इकट्ठा होगा, जब एक जगह पे पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, नीचे तबके के लोगों को समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, उससे हमारा क्या बढ़ेगा, सोशल अनजस्टिस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो सरकार को काम क्या है कि ठीक है तुम पूरा मेहनत कर रहे हो, 99 रुपया रखो, लेकिन तुम्हारे ऊपर में हम क्या लगा देंगे बाबू, टैक्स लगा देंगे। 99 रुपया कमाओगे तो तुमको 50 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, बाकी पैसा तुम रखो, रहेगा मेरे पास हाई फाई पूरा टैक्स। क्यों, क्योंकि हम 99 लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। 99 लोगों के लिए रोड सड़क बनाने, बिजली देने के लिए पैसा कहां से आएगा, तुम ही लेकर रख लोगे। तो सरकार क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर इकट्ठा हो रहा है पूरा पैसा, तो उससे लेकर के समाज में समानता लाने के लिए टैक्स इंपोज करती है।
और सरकार चाहती है कि सभी लोगों के हाथ में क्या रहे, रोजगार रहे। मनरेगा जैसा स्कीम लेकर के आए, और भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, कौशल विकास योजना का हो रहा है ना, जैसे कि आप काम सीखो, आप भी काम में जुड़ो, यही तो होता है। और साथ ही साथ अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, किस तरह को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 16 आपके पास है बाबू, आर्टिकल 14 है, क्या बोलोगे कि हमें भी तो फॉर्म भरने का अधिकार है, इक्वालिटी का है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का है। तो ये सब हथियार है संविधान से। यहां तक समझ में आया इकोनॉमिक जस्टिस कैसे इंश्योर किया जा सकता है। अब आगे सर पॉलिटिकल, हाँ यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को डीपीएसपी, क्या पढ़ाएंगे बाबू, डीपीएसपी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग डीपीएसपी जो है इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने की बात करता है। क्या कहता है कि सरकार जो है ऐसा कानून बनाए कि हर लोगों के पास क्या हो, सोशल सिक्योरिटी मिल सके। और सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि उसको रोजी रोजगार मिले, काम मिले, पैसा मिले, और साथ ही साथ क्या कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये भी बात तो कहता है, लड़का हो या लड़की हो, अगर सेम पोस्ट में अगर ज्वाइन किए, आईपीएस लड़का भी है तो सेम बराबर सबका सैलरी होगा, ठीक है, टीचर सबका सेम बराबर होगा। तो ये सब बातें भी तो इंश्योर करता है। अब आइए पॉलिटिकल जस्टिस में बाबू, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करने का मतलब सबसे बड़ा इक्विपमेंट क्या है सरकार के पास, कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, यही होता है ना बाबू, एक व्यक्ति एक वोट देगा। तो क्या हमारा पॉलिटिकल को जस्टिस रख रहा है, हो रहा है ना। मान लीजिए कोई 10 करोड़ का मालिक है, गांव में गया वोट देने के लिए, एक बार दबाया, बोलेगा नहीं इसका 20 वोट काउंट होगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा बोलते हो कि अरे पैसा वाला आदमी 10 करोड़ का आदमी है, 50 को हाईवा है इसका, 200 पॉपुलेशन है, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं। तो इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस ऐसे ही तो इंश्योर होता है। दूसरा क्या हमारा हो सकता है पॉलिटिकल इंश्योर करने के लिए, कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, यही तो है, तब तो बोलते हैं कि हर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब आपको लगता होगा कि सर हर कोई तो चुनाव लड़ सकता है, कि कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है चुनाव में, लेकिन क्या सभी लोग जीत पाता है, महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जीत पाती हैं। होता है ना कि महिलाएं अगर आ गई तो महिलाओं को बोलता है तुम दबंग जैसी नहीं कर सकती है, बोल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये सब होता है ना चीजें, तो कहने का मतलब ये है, तो सरकार ने देखा कि अरे 75-76 साल हो गया और महिलाएं अभी तक विधानसभा और लोकसभा में इतनी कम पहुंच रही है, 543 सीट में 120 130 पहुंच रही, कम से कम 50% का तो होना चाहिए, 250 तक तो होना चाहिए, 250 तक, लेकिन नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि सब लड़का लोग और पुरुष लोग अपना चौकट में हाथ रख ले चुनाव के आगे, हम घुसने नहीं देंगे, महिला नहीं, महिलाएं बेचारी क्या करेगी, बोले ये हमारे अंदर वो क्वालिटी तो है, बोले नहीं तुमको हम जानते हैं कि तुम चूल्हा फूको, घर किचन यही सब कर सकती हो, तुम बच्चा से संभाल सकती हो, घर सफाई कर सकती हो, यही इंटेंशन लोगों का सेट है। लेकिन चुनाव में आ गया कि नहीं, देश के निर्माण में अगर आपको पॉलिसी बनाने का हो, क्या बनाने का, पॉलिसी बनाने का हो, तो उसमें आपका बात को वोट नहीं लिया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, यही होता है। तो सरकार चाहिए, और क्या सोची सरकार, कि पहले आप लोग देखेंगे कि पंचायती राज चुनाव में 33% का आरक्षण महिलाओं का मुखिया बनने का है या नहीं। अभी क्या हुआ कि फिलहाल फिर से संशोधन करके भारतीय संविधान संशोधन में 105 या 4 वाले में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए। महिलाएं जहां से लड़ रही अपना दबंगई से, अपना बना करके जो रखी, दबंगई नहीं बोल सकते हैं, मतलब अपना पैड जहां पे बना करके रखी है कि दीदी जीतेगी, भैया जीतेंगे, ठीक है, वो तो सीट उनका है ही, लेकिन कुछ 33% सीट आरक्षित कर दिया है यहाँ पे, जब कभी भी कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो महिला होगी। बात समझ में आया। तब हम लोगों ने रिजर्वेशन किया और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करने लगे, अब पता चला कि इन लोग आ ही नहीं रहे हैं। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम लोग इंश्योर करने का काम करते हैं। अब आगे की ओर हम लोग चले। लड़का देखो, अच्छा एक बात बताइए, अब 75 साल तक पूरा अन्याय करके लड़का लोग पूरा वहां पे धूम मचाए रहा, लड़की लोगों को जाने नहीं दिया गया, बहुत कम जाने दिया गया, ठीक है। अब उस टाइम तक जो उन लोगों के साथ अन्याय, वो बराबरी कैसे होगा भाई, अगर वो भी अपना हिस्सा मांगने लगी कि अब तुम लोग पहले कैलकुलेट कर लो, हिसाब कर ही लो आजादी के बाद का, तुम लोग जितना था उतना छोड़ दो, 33% के हम लोग तो 66% में जाएंगे, तो महिला लड़ेगी नहीं, तो क्यों नहीं बचा सकती, क्यों नहीं बचा सकती, अगर मान लीजिए उनका अगर पूरा लॉबी, नहीं गलती कहाँ करने के लिए बोल रहा, वो भी लड़ेगी, आपके साथ लड़ेगी। आप जहां लड़का का सीट है ना, जहां पे रिजर्व नहीं है, जहां लड़का जनरल है, वहां एक लड़का भी खड़ा है, लड़की भी खड़ा रहेगी, और लड़की जीत गई आगे, हो रहा है तो ऐसे भी तो है।
लेकिन लड़की वाला सीट में नहीं घुस सकता है लड़का। 33% वाले में लड़का बोलेगा कि हम चल जाएंगे नॉमिनेशन कराने के लिए, क्या पहन के, सूट वूट, अब तो नहीं चलेगा। क्या नहीं, देखो अभी मैंने क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, और ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप बोलोगे कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है एससी एसटी को, महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, विकलांग को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, और ये बोलोगे रिजर्वेशन एक प्रकार नेगेटिव है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि हम उसके कहां तक ले आ सकें, एक हम जो मेन जो हमारा मुख्य धारा है, मुख्य जो है वहां तक जोड़ सके। आज तक महिलाएं नहीं आई, तब तक तो कोई लड़का नहीं बोला। आज महिला आने लगी तो फिर बोलने लगे कि नहीं ये लोग 33% तो भी ले रही है, और फिर से 33%, तो अच्छा बात है, क्या दिक्कत है। अरे वैसे भी इंडिया को बोल देता है पुरुष प्रधान देश, बोल देता है ना, लेकिन ये बात में नहीं बोलना पुरुष प्रधान देश नहीं है। नाम बाबूजी का लिख दिया था तो पुरुष प्रधान नहीं, वो महिला प्रधान भी तो हो सकता है। यहाँ पे एक बात लिखा गया है, फ्रेटरनिटी। यहाँ पे देखो बाबू ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटरनिटी का मतलब क्या होता है, बंधुता, भाईचारा, यही नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग जब भी कभी बोलते होंगे तो बोले भाईचारा बना करके चलिए। अब महिला भी है फिर भी बोलता है सब कर भाईचारा बना के, क्यों भाई बहनचारा नहीं चलेगा क्या है, तो ना बहनचारा ना भाईचारा, यहाँ पे चलेगा बंधुता। क्या चलेगा बाबू, बंधुता, मतलब ना बहन ना भाई। तो ये जो माइंड सेट है, देखिए इंडिया में तो यही चीजें हैं। अदर कंट्री के महिलाएं अंतरिक्ष में जा करके आ रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ पायलट वायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन इंडिया की महिलाओं को इतना अभी देने के बावजूद, तुम नौकरी करो कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं चांद पर जाकर के नौकरी करो, लेकिन सुबह खाना बना के जाना, और जब आओगी तो फिर खाना बना के सोना। हम तुमको कहाँ रोक रहे हैं नौकरी करने से। ये आजादी है आज की डेट में महिलाओं के साथ, है या नहीं। क्या बाबू, सीट आरक्षित, मान ली 100 सीट है, 100 सीट में 33 सीट रहेगा, वो चुनाव आयोग का काम है। नहीं हो जाएगा अगला बार से लागू, हाँ रहता है, उसके लिए रोस्टर रहता है। जब कभी भी पढ़ाएंगे सब चीजें तो उनको नहीं पढ़ना है, रोस्टर होता है कि कहाँ पे किस तरह से देखा जाएगा। जैसे कहाँ पे महिलाओं की जैसे ज्यादातर नहीं रहे लंबे समय से, तो वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो ये अलग अलग डायमेंशन रहता है सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे समझ में आया चीजें। अब जस्टिस वाला बात हो गया बाबू। जस्टिस कितने तरीके का हम लोगों ने देखा, 3 तरीके का शेप देखा हम लोगों ने। देखो पॉलिटिक्स पढ़ाने का बहुत चीजें और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन टाइम होना चाहिए। अब लिबर्टी में आ जाओ, क्या चीज है बाबू, लिबर्टी में। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, नाम सुना है आप लोगों ने लिबर्टी का, कहां पे नाम सुना है, सच सच बताना। जूता का ब्रांड नहीं सुना है, अरे लिबर्टी का शूज आता है, शोरूम है आनंद चौक के पास, है या नहीं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, वो स्वतंत्रता। क्या होता है, स्वतंत्रता। और फ्रीडम का मतलब क्या होता है बाबू, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। आजादी जिसको मतलब स्वतंत्रता होता है, समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी कभी बोलते हैं घर से हमको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है ना, इस बच्चे को पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, ऐसे बोलते हैं नहीं, बच्चे को पूरा फ्रीडम मिला। फ्रीडम वर्ड कहां पे यूज करते हैं, जब किसी ग्रुप को या समूह को, कहां पे बाबू, ग्रुप या फिर टीम को या फिर नेशन को या फिर सोसाइटी को जब आजादी मिलता है तब बोलते हैं फ्रीडम। हम लोग कभी बोलते हैं कि भारत को लिबर्टी मिला है, क्या बोलते हैं, भारत को फ्रीडम मिला है। तो जब पर्सनल किसी को अगर आजादी मिला है तो हम लोग बोलते हैं क्या, लिबर्टी बोलते हैं कि ये मेरा लिबर्टी है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन को अगर फ्रीडम मिला हुआ है तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, लिबर्टी यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक लिबर्टी का मतलब। अब आगे चलिए हम लोग लिबर्टी का मतलब समझते हुए समझते हैं कि भारतीय संविधान में कितने तरीके का लिबर्टी की बात कहा गया है। इसका मतलब है, आप लोग मुझे बताइए, आजादी तो सबको चाहिए, किस चीज में आजादी चाहिए, सोचने की आजादी चाहिए। जब आप सोच लेंगे, मुस्कान अगर सोच ली तो इसको लगा कि अरे मेरे पास्ट वाला मोमेंट ना अच्छा था, सोची अरे मुस्कुरा गई। अब मुस्कुराई मुस्कान, तो मुस्कान का मुस्कुराना मतलब एक्सप्रेस करना। पहले वो क्या की, थाउट की। पहले सबसे पहला इनिशियल क्या होता है व्यक्ति के अंदर, पहले सोचता है, सोचने के बाद लगता है अरे यार सैड मोमेंट था तो मुंह लटका लेगी, अगर अच्छा मोमेंट था तो मुस्कुरा लेगी। अब मुस्कुरा लेके साथ में अगर कोई है तो बोलेगा अब रहा नहीं जा रहा है, अब बोल दे, स्पीच कर दे। यही होता है ना। पहला प्रोसेस क्या हुआ बाबू हमारा, सोचना, फिर एक्सप्रेस करना। अब यहां तक हो गया। अब आपको लगा कि नहीं शिव जी को देखे हमको मुस्कान आ गया, मुस्कुरा गया, अब बोले इस पर विश्वास करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब बोलेगा हम इसी पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, अब इन्हीं को इन पर हम फेथ करते हैं, अब इन्हीं को क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे। ऐसा भी तो होता है ना। या फिर आपने देखा
घर पे बैठे बैठे माँ का चेहरा देखते हुए अब तुम याद करने लगे कि छोटे थे तो मम्मी हमको बहुत पुचकारती थी, मानती थी और हंस दी। अब फिर सोची कह रहे यही तो मेरे लिए भगवान है, इन्हीं को बिलीव, इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं को सब कुछ करते हैं, इन्हीं पर विश्वास है, इन्हीं ने तो बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। प्रथम गुरु वही थी। ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि मदर लैंग्वेज फादर लैंग्वेज कभी सुने हो? नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं फादर लैंग्वेज, मातृभाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पापा के पास टाइम ही नहीं रहता बच्चा को भाषा सिखाने का। पापा तो चले जाते हैं ड्यूटी, मम्मी के पास रहता है बच्चा, तो किसका भाषा सुनेगा? मम्मी का। तो पहला बच्चा जो सीखता है कौन सा भाषा सीखता है? इसलिए बोलते हैं मदर लैंग्वेज फादर लैंग्वेज नहीं बोलते, समझो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात आया तो लिबर्टी, आपको कौन सा लिबर्टी चाहिए? पहले आपको सोचने का आजादी चाहिए। क्या चाहिए बाबू? सोचने का। सोचने का मतलब होता है थॉट का। क्या बोलते हैं बाबू? थॉट का। पहले आपको विचार करने का, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? विचार करने की आजादी चाहिए पहले, सबसे पहला इनिशियल। अब तुम सोच भी ना सको तो फिर ये गलत बात है। और कोई भी व्यक्ति अकेले सोचेगा तो उस आजादी को क्या बोलेंगे? लिबर्टी बोलेंगे बाबू। उसके बाद जब सोच ली मुस्कान, उसके बाद क्या किए? एक्सप्रेस कर दी। क्या कर दी बाबू? एक्सप्रेस कर दी। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना। क्या होता है बाबू? अभिव्यक्त करना। मतलब क्या कि अभिव्यक्त कर दी, मतलब बोल दी। या फिर अभिव्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल का मतलब बोल करके, ना बोल करके, तो मुस्कुरा करके, गुस्सा से, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब तीसरा में होता है क्या? यहाँ पे टी और ई याद रहेगा। पहला थॉट, उसके बाद एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है बिलीफ। क्या होता है बाबू? बिलीफ। इसका मतलब होता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। उसके बाद आता है हमारा फेथ। क्या आता है बाबू? फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है? आस्था बोलते हैं या धर्म बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, आस्था। क्या होता है बाबू? आस्था। यही तो होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको आगे की ओर लेके चलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? आस्था आ गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? उसको पूजना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? वर्शिप। क्या बोलते हैं? उपासना। क्या बोलते हैं इसको? उपासना। यहां तक याद रहेगा? क्लियर है? रूबी समझ में आ रहा है बाबू? पक्का? हिंदी इंग्लिश में तो कुछ नहीं हो रहा है कॉकटेल? ठीक है। अब देखो बाबू, पहले क्या आया? थॉट आया लोगों में, थॉट आया ना। उसके बाद क्या आएगा? थॉट आया, फिर आया एक्सप्रेशन, फिर आया बिलीफ, फिर आया फेथ, फिर आया वर्शिप। अब इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लें, एल को। क्या आएगा? पहले टी आएगा, फिर क्या आएगा? एच आएगा, फिर आएगा बाबू बी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। ये याद रहेगा सीक्वेंस? कोई दिक्कत? थॉट, ये यहाँ पे एच लिख दिए है ना, टी ई, उसके बाद बी, एफ और डब्ल्यू। यहां तक याद रहेगा ये चीजें? यहां तक तो याद रहेगा थॉट, एक्सप्रेशन। बाद में एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले बी एफ लिखना है, ठीक है, ए बी में। उसको लास्ट में डब्ल्यू एक्स वाई जेड आता है तो लास्ट में डब्ल्यू रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे अब आपसे मैं पूछूं एक सवाल, आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कितने तरीके के जस्टिस की बात कहा गया है? 3 तरीके का। कौन कौन सा जस्टिस है बाबू? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेप। तो सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस इंसरिंड। इंसरिंड का मतलब लिखा या जोड़ा गया है। 3 टाइप्स। शेप याद रखना है। पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिबर्टी इंसरिंड इन प्रियम्बल। 5 तरीके का। कितने तरीके का बाबू? 5 तरीके का। कौन कौन सा? ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले लोगों के मन में पूजने की भावना नहीं, पहले सोचेगा, उसके बाद एक्सप्रेस करेगा, फिर बिलीफ एंड फेथ, उसके बाद वर्शिप करेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे की ओर चलूं, यहां पे चलूं। अब यहां पे आप लोग देख लो थोड़ा सा बाबू, आपको थॉट एंड एक्सप्रेशन की आजादी आर्टिकल 19 से मिलता है कि नहीं? मिलता है फंडामेंटल राइट्स में देखने को। आपको पूजने का, बिलीव करने का भी यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी में देखने को मिलता है या नहीं? फंडामेंटल राइट्स में। तो ये सारी चीजें आगे चल करके हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मा यही तो है। यही से तो फूट फूट करके आगे जाकर किताब में लिखा होगा 395 आर्टिकल में। ठीक है, यहां तक आगे चलें? अब आ जाइए, अब आगे क्या कहता है यहां पे? ये कहता है इक्वालिटी की बात। क्या करता है बाबू? इक्वालिटी की बात। अब यहां पे समझिए, इक्वालिटी में, इक्वालिटी, हम भारत के लोगों के साथ क्या क्या सिक्योर करना चाहते हैं? पहले जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी,
और इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की बात करता है तो कौन कौन सा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्या बात करता है बाबू, कौन कौन सा, स्टेटस का, किसका बाबू, स्टेटस का, एंड अपॉर्चुनिटी का, किसका, अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी का। ये दो चीजों का क्या चीज का बात करता है, इक्वालिटी का बात करता है। सर अब बताइए कि इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोगों को लोगों का स्टेटस को बराबर रखना होगा और अपॉर्चुनिटी को बराबर रखना होगा। स्टेटस सभी का समान रहे, इसके लिए 18 आर्टिकल का यूज करते हैं। कोई भी तड़क भड़क वाला टाइटल नहीं लगाएगा बाबू, यही ना लिखे थे हम लोग। केवल कौन कौन सा छोड़ करके, मिलिट्री का और एकेडमिक का छोड़ करके। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 से। यही सब तो बातें हैं। चुनाव जब लड़े तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, यही तो इक्वालिटी को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर यहाँ तक, 1 वोट इज इक्वल टू 1 पर्सन। अब आइए यहाँ पे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा नहीं, कौन सा चारा है ये, बंधुता है। ठीक है, लड़ाई मत कर लेना कि सर अब से बहुत दिन तक हम लोग देख लिए सहते हुए आ रहे थे, अब चलेगा भाईचारा। तो यहाँ पे ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या है बाबू, ये फ्रेटर्निटी। अब ये फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, बंधुता। हम देश में क्या बना करके एश्योर करके चले, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या चीज को बात कर रहा है ये कहना चाह रहा है कि हम देश में, देश के हर एक व्यक्ति का डिग्निटी, क्या बाबू, डिग्निटी क्या है लिखा हुआ, डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं कभी बोलचाल में, अगर मेरा डिग्निटी को हर्ट मत करो, मेरा गरिमा को हर्ट मत करो। तो हर एक व्यक्ति का गरिमा, क्या बोलते हैं इसे बाबू, गरिमा। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसका बाबू, इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का गरिमा का ख्याल रखना है, तभी तो भाईचारा चलेगा, तभी तो बंधुता चलेगा, फ्रेटर्निटी चलेगा। आप पता चला कि कोई किसी के साथ में दूसरा कुछ बोल दिया, महिला है तो पुरुष को कुछ बोल दिया, अब पुरुष है तो महिला कुछ बोल दिया, अब पुरुष महिला दोनों मिलकर के किसी ट्रांसजेंडर को कुछ बोल दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर कोई दूसरे कम्युनिटी वाला दूसरे कम्युनिटी को कुछ बोल दिया, तो क्या होगा, फ्रेटर्निटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाएगा तो क्या हमारा देश का जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, अखंडता और एकता है, वो क्या हो जाएगा, खराब ना हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, बना रहे, यही तो चाहते हैं। तो और क्या बोलता है कि देश का यूनिटी, किसका, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। और ये इंटीग्रिटी वर्ड कब जोड़ा गया है बाबू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है इंटीग्रिटी वर्ड। और दो उधर वाला वर्ड कौन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, 3 वर्ड पता चल गया कौन कौन सा जोड़ा गया है। यहां तक क्लियर है चीजें, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव है, वह ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू, हम लोगों को इंश्योर करने का, वह ऑब्जेक्टिव है सर हम लोगों का इस बात को इंश्योर करने का कि देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जस्टिस को करना है, ये हमारा उद्देश्य है, लिबर्टी को बनाए रखना है, इक्वालिटी को बनाए रखना, फ्रेटर्निटी को रखना है। चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वह प्रीएम्बल में ये है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, हम लोगों ने कब एडॉप्ट किया था, नवंबर 26, 1949 को। ये बात यहां तक 4 मसाले का पता चल गया, 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहां पता चल गया। क्लियर है यहां तक, पक्का। अब आगे चलें, देखते चलिए। अब यहां पे समझिए जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है बाबू, वह क्या लिखा हुआ है समझते चलिए। बाहर जाना, ठीक है। देखो क्या है बाबू, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा हुआ है। और हम लोग देखे थे प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड था। अब डेमोक्रेटिक वर्ड जो यूज किया गया है प्रीएम्बल में, इसका एक ब्रॉडर सेंस है। कैसा सेंस है ये, ब्रॉडर, इसका बहुत बड़ा सेंस में। क्या सेंस कहता है सर, डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी इन सोशल एंड डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक। अभी हम लोगों ने देखा था क्या चीज, जस्टिस के बारे में बाबू, जस्टिस में देखा था ना, जस्टिस में क्या देखा था, SEP देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भी जो है वो सेफ्ट की बात करता है कि किस तरह का डेमोक्रेसी हमें मिलना चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर हो। जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, SSDR, डी में लिखा हुआ है ना SSDR में, तो इसका मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है, सोशल डेमोक्रेसी को, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है। अब यहाँ पे बात आता है क्या सर, ये दोनों चीजों को आप लोग गौर से और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका NCERT वगैरह भी है। क्या कहा जाता है कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी
एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ पे 3 वर्ड दिया गया है बाबू, क्या क्या दिया गया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, इन जो तीनों का जो आइडिया है वह कहां से लिया गया है या फिर कहां से आया है? तो टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन है बाबू? फ्रेंच रेवोल्यूशन है। यहाँ पे आपको एफ दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो एफ जहां पे रहे तो तुरंत जान जाना कहां से लिया गया है, कौन सा रेवोल्यूशन से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1917 में यहाँ पे, सॉरी कहां गया, 1789 से लेकर के 99 तक, ये 10 साल तक फ्रांस का क्रांति चला था। तब जाकर के तीनों कॉन्सेप्ट का इमरजेंस हुआ था, निकल करके आया था। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों का? लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फ्रेटर्निटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक हमारा रशियन रिवोल्यूशन से है और इसमें कहा जाता है जस्टिस के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पे समझो बाबू क्या कहता है ये। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो किसका, जस्टिस के बारे में, किसके बारे में? जस्टिस के बारे में। और जस्टिस हम लोगों ने 3 देखा था बाबू, कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हाँ कुछ पूछ रहा है क्या? सेफ था। अब देखो यह जो कॉन्सेप्ट आया है, यह आया है हमारा कौन सा रेवोल्यूशन से? रशियन रेवोल्यूशन से। और ये कब? 1917 का। इसका मतलब है कि रशिया के रेवोल्यूशन से लाया गया है 1970 से, ये याद रखना है। उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो लिया गया है वह कहां से लिया गया है? फ्रांस के रेवोल्यूशन से। ये हमारा था 1789। ठीक है, यहां तक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया है, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस, एक ही बार तो अमेंड हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल इज heavily inspired from the objective resolutions introduced in the constituent assembly by the पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात सही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है या बहुत ज्यादा हेविली इंस्पायर्ड है किससे? प्रीएम्बल से ही तो। और प्रीएम्बल को ही तो मेन आत्मा मान करके हम लोग संविधान को लिखे हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी को सबसे ज्यादा हेविली मान करके चले हैं। यहां तक हो गया। अब देखो मामला, एक बात यहाँ पे फंसता है बाबू, समझिएगा इसको। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से, क्या समझना है सर? समझो। देखो बाबू, पहले बात, इस बात को जानिए कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट में है सिमरन? सर नाम ले लिए सर, हम तो याद भी नहीं है, क्लास में कभी कभी होता है ना। तुम बताओ, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का बात भारतीय संविधान के कौन सा पार्ट में है? मैं कई बार बोला हूं, 3rd में तो बाबू फंडामेंटल राइट्स है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोलना है बोलिए। 18, 19, 20। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस किसमें है? सर अभी तो पढ़ाए थे कुछ दिन पहले ही। इसका मतलब आप लोग सीरियस नहीं हो, नॉन सीरियस कैंडिडेट हो। ठीक है, प्रीएम्बल के संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है ना, तो 20 भाग जो है बाबू प्लॉट नंबर 20, पार्ट कितना? पार्ट 20। पार्ट 20 में क्या कहता है? आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं काम करेगा। अमेंडमेंट, इसका मतलब है संशोधन का बात कहता है बाबू, प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान के पार्ट 20 में एक ही आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है बाबू? 368 है। यही है जो बात करता है भारतीय संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया को लेकर के। अब अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या देखा बाबू कि हमारा प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है क्या? अभी तक हुआ है ना? कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन से हुआ है, 1976 में हुआ बाबू। और इसी को हम लोग कौन सा संविधान बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखो क्या कहा जाता है कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल में तभी संशोधन हो पाया होगा जब हमारा प्रीएम्बल जो है किसका पार्ट रहा होगा? संविधान का। नहीं बाबू, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन की बात करता है भाग 20। लैंग्वेज को समझना, भारतीय संविधान के भाग 20 में जो बात कहता है वो कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया, क्या बात करता है? कि भारतीय संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया के बारे में बात कहता है पार्ट 2 आर्टिकल 368। समझिएगा, किसमें संशोधन की बात करता है? संविधान में। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में संशोधन जब कभी भी होगा तो हम लोगों को पावर कहां से मिलेगा? 368 से। हम लोगों को कहने का मतलब है पार्लियामेंट को। किसको बाबू? पार्लियामेंट को इंपावर्ड करता है। 368 आर्टिकल क्या करता है? इंपावर्ड करता है। क्या करता है बाबू?
इंपावर्ड करता है। किसे इंपावर्ड करता है? तो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को इंपावर्ड करता है। ठीक है, इंपावर्ड करता है तो पार्लियामेंट के पास शक्ति कहां से जाता है? आर्टिकल 368 से। किसमें संशोधन करने का? संविधान में संशोधन करने का। तो सर प्रियम्बल में संशोधन तो हो गया 1976 में, इसका मतलब आर्टिकल 368 का ही तो यूज करके पार्लियामेंट किसमें संशोधन किया होगा? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। इसका मतलब सर प्रियम्बल हमारा भाग है, भाग है या फिर अभिन्न अंग है? क्या है बाबू? अभिन्न अंग है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमारा पार्ट है या फिर अभिन्न अंग को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं बाबू? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट में इसको अलग नहीं किया जा सकता। तभी तो संशोधन किए हम लोग प्रियम्बल में। कौन सा अनुच्छेद का यूज करते हुए रूबी? 368 का बाबू। ठीक है, और हम लोगों ने संविधान का भाग जब माना तभी तो इसमें हम लोग संशोधन किए, नहीं तो कर सकते थे क्या? अब मान लो बोलूं कि ये बिल्डिंग आपका है, ठीक है, अब ये बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा आपका नहीं है, तो आप जब कभी भी इस बिल्डिंग में कोई भी संशोधन करोगे, कोई मॉडिफिकेशन करोगे, तो आप अपने बिल्डिंग वाले में ही करोगे कि दूसरा वाला में करोगे? अपने वाले में करोगे। तो पहले मान लीजिए कि ये छज्जा आगे लगा हुआ है, ये छज्जा आपका नहीं है, और आपको लग रहा है कि छज्जा को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगा, तो पहले इस बात को आपको प्रूफ करना होगा कि ये छज्जा इज द पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, तब तो आप करोगे उसमें। अब पार्ट नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हो। तो पहले हम लोगों को यही बात का लड़ाई चल रहा था। एक केस आया हमारा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है बेरूबारी केस। कौन सा केस है बाबू? बेरूबारी। बंगाल में जाएंगे तो खेत बाड़ी को क्या बोलते हैं? घर के पीछे वाला बाड़ी बोलते हैं। जैसे मकई वगैरह, मिर्चा वगैरह, टमाटर वगैरह लगाते हैं, किसी किसी के घर में तो होगा बाड़ी, है ना, और बाड़ी बोलते हैं। ड और र में थोड़ा डिफरेंस होता है, झारखंड बिहार का अलग, तो बाड़ी बोलते हैं। तो बेरूबारी का ये बंगाल का केस है हमारा। बेरूबारी के केस में 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और ये जजमेंट इसमें आया, और उसमें क्या कहा गया कि जो हमारा प्रियम्बल है, कौन? प्रियम्बल। समझो अंजलि, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह दिया गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है बाबू? पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट। इसका मतलब पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा केस में आया बाबू? 1960 का मामला है, और ये बेरूबारी केस है। कोई दिक्कत? बेरूबारी का केस है। बेरूबारी के केस में जब बोल दिया कि प्रियम्बल का भाग ही नहीं है, तब संशोधन हो सकता है क्या प्रियम्बल में? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं है। कौन? प्रियम्बल। ठीक है, बेरूबारी केस में आ गया। अब आगे आता है ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैंडराइटिंग से लिखने का जो जिम्मा दिया गया था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब सौंपा गया, किस लिए? विद राइटिंग द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का ओरिजिनल कॉपी लिखने के लिए किनको सौंपा गया था? तो ये प्रेम बिहारी रायजादा को सौंपा गया था। ठीक है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए। यहां पे देखिए प्रियम्बल एज, हाँ है, अभी तो बताए नहीं है ना, तो कौन सा साल है ये? 1960 वाला है। अभी आगे चलेंगे, संविधान संशोधन कब हो रहा है? ये प्रियम्बल में संशोधन 1976 में, तो अभी 60 से आगे चलेंगे ना, 16 साल भी बचा हुआ है। हो सकता है बीच में कोई और जजमेंट आए, उसमें पलट दे इस जजमेंट को। क्या अभी यहां तक समझ में आया? आगे चलें। अब देखो यहां पे आप लोगों को बताए थे हम कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल को की नोट्स भी बोलते हैं बाबू, आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। तो ये कुंजी जो बोला जाता है की नोट्स, इसको किसने कहा है? तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ये सब याद रखिएगा, सर अर्नेस्ट बार्कर के बारे में लिखा हुआ है, इसको नहीं जानने की जरूरत है आप लोगों को बहुत ज्यादा। आगे चलिए, यहाँ पे ये बात आप लोगों को बताए थे पहले। प्रियम्बल, सॉरी क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? पढ़ा रहे थे आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हमारा इनफोर्सेबल नेचर का है, जस्टिसेबल नेचर का है या नहीं? फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तो जस्टिसेबल नेचर का है। लेकिन क्या डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या ये जस्टिसेबल नेचर का है? नहीं है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जस्टिसेबल नेचर का नहीं है। इसका मतलब इसका वायलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यहां तक बात समझ में आया था?
अब यहाँ पे प्रियम्बल के मामले में एक बात बोल रहा है कि प्रियम्बल भी जो है हमारा, वह भी हमारा क्या है, नॉट इनफोर्सेबल। इसका मतलब है ये नॉन जस्टिसिएबल है। किस तरीके का? जिस तरह डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसी तरीके से हमारा प्रियम्बल की भी बात कहता है कि ये भी हमारा इनफोर्सेबल नेचर का नहीं है। मतलब जो प्रियम्बल में जो बातें दिया गया है वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जाकर के कोर्ट में नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में ये बातें लिखा हुआ है सर, हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाले मामले में क्या होता है, आप तुरंत दौड़ करके कोर्ट चले जाते हो कि हमें ये देना है, ये मिलना चाहिए। लेकिन क्या प्रियम्बल हमारा, इसीलिए बोलते हैं प्रियम्बल जो हमारा जस्टिसेबल नेचर का नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? पूछा जाएगा कि प्रियम्बल इज ए लीगल नेचर में, इज ए नॉट फोर्सेबल, या फिर बोल सकता है नॉट इनफोर्सेबल, या फिर फोर्सेबल, तो यहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलता है। यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, तो हम लोग देखे पहले भी कि सोशियो इकोनॉमिक, हम लोगों का जो है इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के जब बात करते हैं हम लोग, किसका बात किए थे वो जस्टिस में? 3 जस्टिस था ना हमारा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकल जस्टिस को लेकर के जब बात कहा जाता है तो इकोनॉमिक जस्टिस आएगा तो सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आएगा। सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कहने का मतलब है कि सोसाइटी में सभी लोगों के पास क्या होगा, हाथ में पैसा होगा, रोजगार होगा, ये चीजें बात कहता है। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये सब अभी छोड़ दीजिए, आप लोग आगे की ओर पढ़ाएंगे। अब इसे नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ाए नहीं है अभी आप लोगों को। आगे की ओर चलते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के देखिए। ये सब तो बताए थे कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा था अभी, जो देखे थे हम लोग किसको, जस्टिस वाला नेचर को कहां से लिया गया है हमारा बोरो, यूएस से, रशिया से। आगे हम लोगों ने ये सब वर्ड को देख लिया कि 42वां संविधान संशोधन में 1976 में कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये भी लिखा हुआ है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड। और अब क्या कहा जाता है, समझिए कि जो पहले से हमारा क्या बोला जा रहा था। अच्छा, ये सब बात आप लोगों को बताएं, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब क्या लिखाए थे कि बताए थे ना कि ये इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट है, किसी पर ये नहीं है। ये सब चीजें आप लोगों को बताए हुए हैं। आगे की ओर चले, सेकुलर का मतलब भी समझा दिए हैं कि सभी धर्मों को, सभी चीजों को, रिलीजियस को, है ना, इट मींस द ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस, सबका समान स्टेटस होना चाहिए, और सपोर्ट भी गवर्नमेंट के साथ सभी को समान मिलना चाहिए। ये सब चीजें बात कहा गया है। हमने प्रियम्बल भी आपको बता, इसे डेमोक्रेटिक भी समझा दिए हैं, रिपब्लिक जस्टिस अभी समझाएं, ठीक है। नोट्स में है लिखा हुआ पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताएं कि सभी लोगों को इक्वल वॉइस से इलेक्शन में खड़ा होने का ये सब है, कंटेस्ट कर सकता है, राइट टू वोट है, समझा दिए हैं। लिबर्टी के बारे में भी मैंने बताया कि कैसे आपको कौन कौन सा लिबर्टी है, थाउट का है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप के बारे में, इक्वालिटी के बारे में बताएं, फ्रेटर्निटी के बारे में बताएं, यहाँ पे कैसे इंश्योर करना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का डिग्निटी को सम्मान करना है। उसके बाद क्या बोलता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना है, देश के अखंडता को। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रियम्बल और टू द आवर एंड एक्सप्रेस व्हाट वी हैड। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सा असेंबली बाबू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा में जो मेंबर थे, जो संविधान को लिखने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या लिखा हुआ है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मेंबर थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। और इन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो बताता है, क्या बताता है कि वी हैड थाउट, इसका मतलब है क्या हम लोगों ने सोचा था और हम लोगों के पास क्या ड्रीम था आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। वह ड्रीम कहां से झलकता है, प्रियम्बल से झलकता है, पता वहीं से चलता है ना कि क्या लिखेंगे। तो ये कोटेशन किसने दिया है, सर अलादी कृष्ण अय्यर स्वामी ने। अब यहां पे मामला आता है बाबू क्या कि देखो, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया था क्या कि प्रियम्बल है, सो नहीं किया था। लेकिन यहां पर केस पलट जाता है केशवानंद भारती के केस में। कौन सा केस में बाबू, केशवानंद भारती, यानी KBC के केस में। जो हमारा केशवानंद भारती जी थे वो केरल के मठ के मठाधीश थे, कहानी बताए थे ना आप लोगों को। तो ये हमारा 1973 में जजमेंट आता है केशवानंद भारती का। 13 जजेज रहते हैं जिसमें कि 7:6 के रेशियो से आता है, और ये केशवानंद जी हार जाते हैं, केरल गवर्नमेंट जीत जाती है। तो यहीं पर यह माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि जो हमारा इज ए पार्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वह हमारा क्या है बाबू, पार्ट है। लेकिन बेरूबारी के 1960 केस में क्या माना गया था, वाज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
लेकिन बेरूबारी के केस में क्या माना गया था प्रियम्बल को संविधान का पाठ? नहीं। किसमें, कौन सा केस में माना गया बाबू? केशवानंद भारती के केस में माना गया। यहां तक समझ में आया। अब एक केस और था, और केशवानंद भारती का केस कब आया था बाबू? 1973 में। लेकिन इससे पहले भी एक केस था हमारा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा बाबू? ये सब केस से सवाल पूछा जा सकता है। गोलकनाथ, क्या नाम है ये? गोलकनाथ केस, ठीक है। ये 19 कब? 67 का, यानी वो 70 था। 7 साल के बाद ये वाला मामला ये है ना। और फिर 6 साल के बाद हमारा कौन सा आता है? ये आता है केबीसी वाला। तो गोलकनाथ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो भाग नहीं है, लेकिन है क्या सर? तो वो प्रियम्बल जो है कंसिडर किया जा सकता है किस तरह से? सोल की तरह से, आत्मा की तरह से। इसका मतलब है यहां पे बोला गया कि हमारा प्रियम्बल क्या है? सोल है किसका? संविधान का। यहां से थोड़ा सा सुगबुगाहट लगा कि जब आत्मा है तो भाई बॉडी के साथ तो जुड़ा रहेगा। तो ये वाला केस में यहां तक थोड़ा सा पलड़ा खुला, लेकिन केशवानंद भारती में तुरंत ऑब्जेक्टिव कोच ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोल दिया कि प्रियम्बल क्या है बाबू? पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहां मामला खुल गया। बोला 1973 में जब यहां पे बोल दिया गया केशवानंद भारती के केस से कि हमारा प्रियम्बल क्या है बाबू? पार्ट है किसका? संविधान का। और पार्ट संविधान का पार्ट होने का मतलब संविधान का ही अंग हो गया वो। अब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किसमें बोलता है बाबू सानवी? भारतीय संविधान के भाग 20 में। अभी बताए थे ना, पार्ट कितना में? प्लॉट नंबर 20 में कहता है, एक ही आर्टिकल है 368, और ये क्या बात करता है? संविधान में अमेंड करने की बात करता है। बोलता अब आ गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल जो है वह भाग है। अब हमने बता दिया कि ये छज्जा जो है इसी बिल्डिंग का पार्ट है। अब आप चाहो उसको खोल करके ढलाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जब पलड़ा खुल गया केबीसी के केस से, तब अब 3 साल के बाद, कितना साल के बाद बाबू? 3 साल के बाद अमेंडमेंट किया जाता है, जिस अमेंडमेंट को बोलते हैं कौन सा? अब जाकर के तब हम लोग जोड़ पाए। और अमेंडमेंट का मतलब ही तो होता है सर, या तो ऐड करना, या तो डिलीट करना, या फिर ऑल्टर करना। तब हम लोग यहाँ पे ऐड कर पाए थे 3 वर्ड। कौन कौन सा? SSI को। कोई दिक्कत समझ में आया? ये तीनों केस को याद रखिएगा, कौन सा केस में क्या बोला है नहीं बोला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब देखो 1994 की बात क्या था। अब जब 1976 में बोल दिया गया केशवानंद भारती केस में, उसके बाद कोई भी केस आता है तो यही बोलता है कि ये पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन पार्ट है अभी भी। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे जो बातें लिखा हुआ है, जैसे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार लोग, B.R. अम्बेडकर जी और भी लोग ने प्रियम्बल के बारे में क्या क्या कहा उसको समझ लिए। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो आर्टिकल 32 बताए थे, उसको उन्होंने क्या कहा कि संविधान का आत्मा है। क्या कहा था? संविधान का आत्मा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल भी भारत का आत्मा है, वह कौन सा केस से आया था बाबू? तो हमारा आया था कौन सा? अभी कौन सा केस था? गोलकनाथ वाले केस से आया था, 1967 वाले से, वहां पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि B.R. अम्बेडकर जी ने किससे आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस से अगर आया है आत्मा का बात प्रियम्बल का, तो गोलकनाथ वाले केस से आया है। ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बोलता है? के मुंशी भी जो थे वो संविधान सभा के मेंबर थे। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप। हाँ, बोल सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर जी ने किसे सोल कहा है संविधान का। वहां प्रियम्बल भी रहेगा, वहां पे आर्टिकल 32 भी रहेगा, फंडामेंटल राइट्स भी रहेगा, ऐसे रह सकता है, तो वहां 32 लगाना है। लेकिन अगर पूछे कि गोलकनाथ केस के माध्यम से किसे संविधान का सोल कहा गया है, तो 32 भी रहेगा, आपका प्रियम्बल भी, तो वहां प्रियम्बल मारना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब के मुंशी जी कौन थे? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल अपने आप में क्या है बाबू? हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, मतलब ये जन्म कुंडली है, सब कुछ पता चल जाएगा। उसी तरह सुभाष कश्यप जी जो बोलते हैं कि अगर संविधान अपने आप में बॉडी है, शरीर है, तो उसका आत्मा है प्रियम्बल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन है हमारा प्रियम्बल। ये बोले हैं सुभाष कश्यप जी। B.R. अम्बेडकर जी भी बोले हैं प्रियम्बल के बारे में कि एक प्रकार से ये पवित्र पत्र है, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। पायोस पेपर, इंडियन जूरिस्ट एंड इकोनॉमिक, कौन? नानी पालकी वाला जो बता रहे थे, केशवानंद भारती वाले वकील है ना, इन्होंने तो क्या कहा? आइडेंटिटी कार्ड कहा है बाबू, आईडी कहा है, जो पहले बताएं
के मुंशी के बारे में पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जो पहले भी बताए अभी। तो ये इस तरह से हमारा ये चीजें कंप्लीट होता है। अर्नर जो यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, की नोट्स, ये पहले भी बताए थे। तो इस तरह से हमारा ये चीजें समझ खत्म होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। वो तीनों केस याद रखिएगा, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है। ये तमाम वर्ड्स से अगर आप परिचित हैं बाबू, तो आप भाषणबाजी भी करोगे तो बढ़िया कर लोगे, एग्जाम भी लिखोगे तो अच्छा लिखोगे, मेंस राइटिंग चल करके कभी आप जुडिशरी का लिखोगे जज बनने वाला, तो ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा कोई भी एग्जाम का तैयारी करोगे। आज यहाँ खत्म किए। कल का क्लास क्या है, कल क्लास है नहीं है, हैं? हम तो सोचते कि कल क्लास रखिए ना, नहीं तो बाबू बहुत, आज 18-19 तारीख हो गया ना, अब कब कंप्लीट होगा नहीं, क्लास खत्म होता है तो क्या करना है,